हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। CH-151 बानन की बातें। आंटी के जाने के बाद कृतिका नोट पढ़ने लगी। सॉरी जान, अपनी खूबसूरत वाइफ को सुबह सुबह बेड पर छोड़कर मुझे ऑफिस आना पड़ा। आई नो तुम मुझे वहाँ न देखकर नाराज होगी, पर जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी नाराजगी कम करने के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। बाकी की नाराजगी घर आने के बाद दूर करूंगा। अपना ख्याल रखना। लव यू वाइफी। कोट। अब आगे। नोट को पढ़ने के बाद कृतिका के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने उसे चूम लिया और बेड के साइड वाले ड्रॉअर पर रख दिया। उसने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमेशा की तरह वंश के हाथों का बना ये डिश भी बहुत ही टेस्टी था। कृतिका को भूख जोरों से लगी थी, इसलिए उसने जल्दी ही प्लेट खाली कर दी। वह अपने मन में वंश की तारीफ करते हुए बोली, कुछ भी कहो, खाना तो बहुत टेस्टी बनाते हैं ये, पर थोड़ी नाराजगी तो फिर भी बनती है। कोट। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनके अपार्टमेंट का डोर नॉक होने लगा। सुमित्रा आंटी ने दरवाजा खोला तो सामने दीक्षा थी। उसने आज पिंक कलर का एक शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने सुमित्रा आंटी को एक बड़ी सी स्माइल पास की और कहा, गुड मॉर्निंग आंटी, कैसे हो आप। कोट। दीक्षा को देखकर सुमित्रा आंटी के फेस पर भी स्माइल आ गई। उन्होंने भी दीक्षा को ग्रीट किया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आज तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। दीक्षा उन्हें थैंक यू आंटी बोलती है। दीक्षा सुमित्रा आंटी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी आज भी घर पर ही है ना। आंटी हाँ में इशारे करते हुए उसे बेडरूम की तरफ इशारा कर देती है। दीक्षा फुदकते हुए कृतिका के बेडरूम की तरफ जाने लगी। कृतिका बेड पर बैठी हुई अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और ब्लश करते हुए स्माइल भी कर रही थी। उसे इस तरह देखकर दीक्षा के फेस पर शरारती स्माइल आ गई। वह दबे पांव कृतिका के पास गई और उसे अचानक से जोर से पकड़ते हुए बोली, दी। दीक्षा के इस तरह पकड़ने से कृतिका एकदम से हड़बड़ा गई और थोड़ी डर भी गई। अपनी दी का ऐसा रिएक्शन देखकर दीक्षा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। कृतिका अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, प्रिंसेस तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दिलवा दिया था। कोई ऐसा करता है क्या भला। फिर दीक्षा के गाल खींचते हुए बोली, बदमाश, तुम अभी भी बिल्कुल नहीं सुधरी। पता नहीं मिस्टर मल्होत्रा तुम्हें कैसे हैंडल करते हैं। ये बोलते हुए वह दीक्षा की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। दीक्षा अपनी दी के गले में लटकते हुए बोली, दी वो सब छोड़ो और ये बताओ कि कल रात आपने जीजू को कैसे हैंडल किया। कृतिका जानती थी कि उसकी शैतान प्रिंसेस आज स्पेशली कल रात की डिटेल्स लेने आई थी। वह उसके कान खींचते हुए बोली, बदमाश, तुम फिर शुरू हो गई। कोट। दीक्षा अपनी दी के हाथों से कान छुड़ाते हुए बोली, आहे दी छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, वरना मैं जीजू से आपकी शिकायत कर दूंगा। हम। कृतिका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, बड़ी आई जीजू की चमची। फिर उसने उसके कानों को छोड़ दिया। वह अपने कानों को सहलाते हुए कृतिका के चेहरे की तरफ झुककर उसे किसी छोटे बच्चे की तरह देखते हुए बोली, दी बताओ ना, मुझे जानने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा के इस तरह कहने से कृतिका के जहन में कल रात की बातें, वंश का रोमांटिक होना, उसका उसे पाना का जुनून सब याद आने लगा। इन सब को याद करके कृतिका का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। दीक्षा उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ही बोली, आपका चेहरे का रंग तो बहुत कुछ बता रहा है दी। फिर दीक्षा की निगाहें कृतिका की नेक पर ठहर गई। कृतिका अपनी प्रिंसेस को अपनी तरफ यूं देखता देख बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रही हो। कोट। दीक्षा उसके बाइट मार्क की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, दी मुझे पता चल गया कि कल रात जीजू ने आपके साथ क्या क्या किया। कृतिका दीक्षा के सिर पर मारते हुए बोली, बदमाश कहीं की, तुम अब बिल्कुल बेशर्म हो गई हो। दीक्षा कृतिका को इस तरह देखकर उसे टीस करते हुए बोली, हो दी, आप तो शर्मा रही हो, देखो आपके गाल कैसे लाल हो रहे हैं। कोट। कृतिका दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, दीक्षा तुमने सही कहा था, अखंड सिंगल आदमी अपनी बीवी को बहुत परेशान करते हैं। ये बोलते हुए कृतिका अपनी कमर को सहलाने लगी। दीक्षा अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, दी मैंने तो आपको पहले ही वार्न किया था, पर आपने तो अपनी प्रिंसेस की बातों को लाइटली लिया था ना, अब पता चला आपको। कृतिका वंश को कोसते हुए बोली, राक्षस कहीं के पूरी रात परेशान करने के बाद सुबह सुबह ही गायब हो गए।
कोई अपनी बीवी के साथ इतनी रोमांटिक नाइट बिताकर सुबह सुबह उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। आने दो तुम्हारे जीजू को, फिर बताती हूँ उन्हें। कोट। दीक्षा कृतिका की तरफ आंखें बड़ी करके देखते हुए बोली, क्या कहा दी? जीजू आज सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए थे। कृतिका हाँ में सिर हिला देती है। दीक्षा अपने पेट को सहलाते हुए बोली, दी जब आ ही गई हूँ तो आपके हाथों का बना खाए बिना रहा नहीं जा रहा। वैसे भी बहुत दिन हो गए आपके हाथों का बना कुछ खाए हुए। ये बोलते हुए वह कृतिका की तरफ अपनी बत्तीसी दिखा देती है। कृतिका अपनी प्रिंसेस के गाल खींचते हुए बोली, अच्छा जी, तुम यहाँ अपनी दी के हाथों का बना खाने आई हो? हम। दीक्षा आस भरी नजरों से कृतिका की तरफ देखकर बोली, दी प्लीज ना, आपको तो पता ही है मुझे कितनी भूख लगती है। कोट। कृतिका अपनी शैतान प्रिंसेस को देखते हुए किचन की तरफ जाने लगी। वहीं दीक्षा भी अपनी दी के पीछे पीछे जाने लगी। दीक्षा आइसक्रीम का बाउल लेकर स्लैब पर बैठ गई और अपनी दी को कुकिंग करते हुए देखने लगी। कृतिका खाना बनाते हुए ही बोली, आदित्य को पता है कि तुम आज कॉलेज नहीं गई हो और यहाँ पर हो। दीक्षा ने आइसक्रीम खाते खाते ही हाँ में सिर हिला दिया और अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी दी, आपकी प्रिंसेस बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है। वो आजकल एनुअल डे की प्रैक्टिसेस चल रहे हैं न, इसलिए मैं घर पर ही अपने असाइनमेंट्स पूरे कर लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका कुकिंग करते हुए बोली, अच्छा। असाइनमेंट से दीक्षा को अपनी कल की बनाई रोमांटिक ड्राइंग याद आ गई। दीक्षा को यूं सोचता देख कृतिका बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोचने लग गई? कोट। दीक्षा आइसक्रीम खाते हुए कल उसकी और आदित्य के बीच हुई बातें बता देती है, जो कि उस ड्राइंग से रिलेटेड थी। ये सुनकर कृतिका दीक्षा की तरफ स्माइल करते हुए बोली, पागल लड़की। दीक्षा बत्तीसी दिखाते हुए आइसक्रीम खाना जारी रखती है। थोड़ी ही देर में दीक्षा का फेवरेट पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। उसकी स्मेल को सूंघकर दीक्षा से तो वेट ही नहीं हो रहा था, पर कृतिका ने उसे आंखें दिखाकर रोके हुए थी ताकि गरम गरम पास्ता से उसका मुंह न जल जाए। थोड़ी देर उसे ठंडा करने के बाद दोनों बहनें पास्ता एंजॉय करने लगे। मेहता हाउस। चेतना और शैली के रूम में बैठी हुई बातें करने में लगी थी। शैली अपनी जलती आंखों से सामने की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, हल्दी लगाने पर भी दी की स्किन को कुछ हुआ क्यों नहीं? मैंने तो उसमें केमिकल भी अच्छे से डाला हुआ था। उद्धरण चिन्ह। चेतना को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी केमिकल से भरी हल्दी लगाने पर भी ईशा की स्किन को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। दोनों माँ बेटी इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी ईशा वहाँ एंटर होती है। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं बताती हूँ कि मेरी स्किन को क्यों कुछ नहीं हुआ। ईशा की बातें सुनकर तो जैसे दोनों माँ बेटी सकपका जाती हैं, पर अपने चेहरे पर उन्होंने घबराहट के एक्सप्रेशन आने नहीं दिए। ईशा दोनों की आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे आप दोनों की करतूत के बारे में पहले ही पता चल गया था। ये बात विहान को अभी तक पता नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो मैं भी नहीं जानती कि वो आप दोनों के साथ क्या कर बैठेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशा के इस तरह कहने पर चेतना उसकी तरफ अपनी जलती आंखों से घूरते हुए अपनी आवाज तेज करते हुए बोली, ईशा। ईशा अपनी ठंडी आवाज में बोली, चिल्लाए मत मिसेस मेहता, आप पहले ही अपनी कैची जैसी जबान को बहुत चला चुकी हैं। बस इसे थोड़ा आराम दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए ईशा शैली के पास गई और अपनी जलती आंखों से उसे घूरते हुए उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे शैली के गाल एक तरफ झुक जाते हैं और वह अपने गालों पर हाथ रख देती है। ईशा के ऐसा करने से चेतना गुस्से से लाल होकर ईशा से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी जलती आंखों से चेतना की तरफ घूरते हुए बोली, उसी तरह मिसेस मेहता, जिस तरह से आपकी बेटी ने अपनी फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवा कर विहान को मुझसे छीनने की हिम्मत की। कोट। शैली अपने फेस पर एक डेविल स्माइल लाकर बोली, ओह तो आपको उसके बारे में पता चल गया दी। मॉम, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं है। अब आखिर जब बात सामने आ ही गई है तो दी मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, विहान की शादी आपसे नहीं मुझसे होगी, समझ गई आप? उद्धरण चिन्ह। ईशा शैली के गालों में दूसरा थप्पड़ लगाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? भूलो मत, विहान मुझसे प्यार करता है और उसकी शादी मुझसे तय हुई है। शोर सुनकर वहाँ पर ईशा के डैड मिस्टर शिवाय मेहता वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने ईशा को शैली को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था। शैली ड्रामा करते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर मिस्टर मेहता के सीने से लग जाती है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, डैड आपने देखा ना दी ने मुझे कितनी बेरहमी से मारा।
मिस्टर मेहता ने अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए गुस्से से ईशा की तरफ देखते हुए बोले, ईशा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन पर हाथ उठाने की? उद्धरण चिन्ह। ईशा मिस्टर मेहता की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, अपनी फैमिली को मेरे साथ जबरदस्ती के रिश्ते में छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मेहता। मुझसे सवाल करने से पहले आप अपने खून से ही ये क्यों नहीं पूछ लेते कि वो मेरी शादी तोड़ने के लिए क्या कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहता ये सुनकर गुस्से से ईशा पर हाथ उठाने वाले होते हैं, पर इससे पहले ही कोई उनके हाथों को बीच में ही रोक देता है। ईशा अपनी भावहीन आंखों से अपने सो कॉल्ड डैड को देख रही थी। ये नंदिनी जी थी, जो मिस्टर मेहता के हाथों को नीचे कर अपनी जलती आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, हिम्मत भी मत करना शिवाय, ये हक तुमने कई सालों पहले ही खो दिया है। जिस हाथ से तुमने आज तक अपनी बेटी का सिर प्यार से सहलाया नहीं, उस हाथ से तुम उसे थप्पड़ मारने जा रहे थे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहता अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोले, पर मॉम। उन्होंने इतना ही कहा था कि नंदिनी जी अपनी ऊंची आवाज में बोली, मैंने कहा ना आवाज नीचे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपनी पोती की आंखों में आंसू नहीं। तुम तो अपनी ही खून को कभी अपनी बेटी नहीं बना पाए। कभी तुम्हारे इस दिल से ये सवाल नहीं आता क्या कि क्या बीतती होगी इस मासूम बच्ची पर, जिसकी इस दुनिया में माँ बाप होते हुए भी नहीं है। मुझे बहुत शर्म आती है कि मेरी कोख से तुम जैसी औलाद पैदा हुई। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह ईशा के कंधे को पकड़कर मिस्टर मेहता की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, और एक बात अपनी बीवी और बेटी को ये बात अच्छे से समझा देना, अगर इनकी वजह से मेरी पोती की शादी में कोई भी रुकावट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा तो वहाँ से निकलकर पहले ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वहीं नंदिनी जी भी गुस्से से वहाँ से निकलने लगी। जब 152 कैर। ये बोलते हुए वह ईशा के कंधे को पकड़कर मिस्टर मेहता की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, और एक बात अपनी बीवी और बेटी को ये बात अच्छे से समझा देना, अगर इनकी वजह से मेरी पोती की शादी में कोई भी रुकावट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा तो वहाँ से निकलकर पहले ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वहीं नंदिनी जी भी गुस्से से वहाँ से निकलने लगी। अब आगे ईशा अपने कमरे में आ गई और बेड पर मुंह के बल लेटकर रोने लगी। धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में बदल गया। उसे आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह इतने सालों तक खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए थी, पर पता नहीं आज वह टूट सी गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी तकलीफ को किस तरह से बाहर निकाले। वह रो ही रही थी कि तभी उसे विहान का कॉल आ गया। वह इस वक्त अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। ईशा ने देखा कि यह विहान का कॉल है, पर इस वक्त वह उसका कॉल रिसीव करने की हालत में नहीं थी। वह बस जी भर कर रोना चाहती थी और भगवान से अपने सवालों के जवाब मांगना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया जिससे उसे ऐसी लाइफ मिली। ईशा को कॉल पिक न करता देख विहान उसे दोबारा कॉल करता है, क्योंकि उसे पता थी कि ईशा इस वक्त घर पर ही है। वह खुद से ही बोला, ये लड़की कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ईशा ने फिर भी कॉल पिक नहीं किया, क्योंकि अगर वह कॉल रिसीव कर लेती तो विहान के सामने खुद को रोक नहीं पाती। इसलिए उसने इस बार भी कॉल नहीं उठाया। विहान के दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे ईशा अभी बहुत तकलीफ में है। इसलिए उसने नंदिनी जी को कॉल किया तो उन्होंने विहान को सब कुछ बता दिया जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। इसे सुनकर विहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई और ईशा की उतनी ही फिक्र होने लगी। उसने अपना ब्लेजर लिया और ऑफिस से निकलकर अपनी प्राइवेट पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगा। अपनी कार निकालकर वह मेहता हाउस के लिए निकल पड़ा। आधे घंटे में ही वह मेहता हाउस पहुंच गया। उसने बहुत फास्टली ड्राइव किया, क्योंकि उसे ईशा की बहुत फिक्र हो रही थी। मेहता हाउस पहुंचकर उसने सबसे पहले नंदिनी जी को ग्रीट किया और ईशा के कमरे की तरफ जाने लगा। उसके रूम के डोर के पास पहुंचते ही उसे ईशा की सिसकने की आवाज आने लगी। ईशा अभी भी बेड पर लेटी हुई सुबक रही थी। विहान बेडरूम में गया और बेड पर बैठकर ईशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। ये फील करके ईशा एकदम से उठ गई और झट से अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने दुख छिपाते हुए बोली, विहान तुम कब आए? विहान ईशा की आंखों में झांकते हुए बोला, उसी वक्त जब तुम मुझसे अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश कर रही थी। कोट। विहान के इस तरह कहने ने ईशा ने अपनी आंखों में जो आंसू इतनी मुश्किल से थाम कर रखा था वह बह जाते हैं। विहान उसके करीब जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। ईशा विहान की शर्ट को जोर से पकड़कर उसके सीने में ही टूटकर रोने लगी।
विहान उसे संभालते हुए, उसकी पीठ को सहलाते हुए, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके सिर पर किस कर रहा था। आज ईशा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वह कितनी अनलकी है, जिसके इस दुनिया में माँ बाप होते हुए भी नहीं थे। विहान ने ईशा को टाइटली होल्ड किया हुआ था। इस वक्त ईशा का अपनी तकलीफ बाहर निकालना बहुत जरूरी था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आज अपने अंदर की सारी तकलीफें बाहर निकाल देना चाहती थी। काफी देर तक रो लेने के बाद ईशा सुबकने लगी। विहान ने आहिस्ते से अपने दोनों हाथों से ईशा के आंसुओं से भीगे चेहरे को थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया। ईशा अभी भी सिसक रही थी। विहान ने बेड के साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास लिया और ईशा को पानी पिलाने लगा। फिर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपनी तकलीफ छिपाने की? तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकती। ईशा ने सुबकते हुए हाँ में सिर हिलाया। विहान ने उसे दोबारा अपने सीने में छिपा लिया। विहान की बाहों में उसे राहत मिल रही थी, एक सुकून मिल रहा था जो उसे आज तक कभी नहीं मिला। ईशा अपनी रुआसी आवाज में विहान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, विहान, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं हमेशा से कितनी अकेली थी। उसके आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, पर विहान ने उसके आंसू प्यार से पोंछते हुए उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, शशिश, शांत हो जाओ। मॉम डैड नहीं तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और किसने कहा कि मॉम डैड नहीं है? मेरे मॉम डैड हमेशा यही बोलते हैं कि कब ईशा बेटा इस घर में आएगी। वे लोग बहुत एक्साइटेड हैं तुम्हारा वेलकम करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। विहान की बातें सुनकर ईशा के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर विहान के चेहरे पर एक सुकून आ गया। विहान ईशा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, इस चेहरे पर मुझे सिर्फ स्माइल ही अच्छी लगती है, आंसू बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशा हाँ में सिर हिला देती है और अपना चेहरा विहान की नेक में छिपाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। विहान उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके सिर पर आहिस्ते आहिस्ते से किस करने लगा। ईशा अपना सिर विहान के सीने से निकालकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू विहान। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो पता नहीं मैं क्या करती। उद्धरण चिन्ह। विहान उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शशिश, आई एम ऑलवेज योर्स। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलते हुए वह एक बार फिर ईशा को अपनी बाहों में समेट लेता है। अचानक उसे कुछ याद आता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ जाता है। वह ईशा को खुद से अलग कर उसे अपनी सर्द आंखों से देखने लगा। ईशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये विहान को अचानक क्या हो गया। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से विहान को देखते हुए बोली, विहान, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? उद्धरण चिन्ह। विहान उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, हम सिर्फ गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। विहान की बातें सुनकर ईशा का दिल घबराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी क्या खता हो गई कि विहान उससे इस तरह पेश आ रहा है। विहान उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, तुमने मेरी होने वाली वाइफ का ध्यान अच्छे से नहीं रखा। क्या मैं जान सकता हूँ कि किस खुशी में तुमने अब तक खाना नहीं खाया है? विहान की बातें सुनकर ईशा ने एक चैन की सांस ली। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो मैं काम के चक्कर में बिल्कुल भूल गई विहान। विहान ने एक मेड को प्लेट में खाना लाने को कहा, फिर ईशा की तरफ देखते हुए बोला, वेरी बैड। अगर तुम इसी तरह अपनी हेल्थ के साथ लापरवाही बरतती रही तो मुझे तुम्हारी डाइट का खास ख्याल रखना पड़ेगा। कोट। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है विहान, तुम टेंशन मत लो, आगे से मैं अपने खाने का पूरा ध्यान रखूंगी। थोड़ी ही देर में एक मेड गर्मा गर्म खाने के साथ वहां हाजिर हो जाती है। विहान मेड से प्लेट ले लेता है और ईशा की तरफ एक एक निवाला बनाकर खिलाने लगा। ईशा को भूख तो जोरों से लगी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने लगी। विहान उसे डांटते हुए बोला, छोटी बच्ची हो क्या जो इस तरह खा रही हो? आराम से खाओ, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। विहान की डांट सुनकर ईशा का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह हो गया। वह काफी क्यूट लग रही थी और इसी तरफ मुंह फुलाते हुए खाने लगी। वहीं ईशा के रूम के दरवाजे के पास खड़ी शैली दोनों को अपनी जलती आंखों से घूरते हुए खुद से बोली, जितना खुश होना है हो लो दी, क्योंकि विहान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। इसलिए मैं तो उसे पाकर ही रहूंगी।
चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी शैतानी चमक थी। दी इन्फिनिटी एम्पायर। आदित्य अपने कैबिन रूम में बैठा लैपटॉप पर बहुत फोकस्ड होकर काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन में वंश एंटर करता है। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस मिस कपाड़िया आई है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशंस करने। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वंश की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें मीटिंग रूम में भेजो, मैं 10 मिनट बाद वहां पहुंचता हूं। वंश ने यस बॉस कहा और कैबिन से बाहर आकर मिस कपाड़िया के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी और उसे लेकर मीटिंग रूम की तरफ चला गया। आदित्य अभी मीटिंग रूम में नहीं आया था, इसलिए वंश और नियति कैबिन में दोनों अकेले थे। ऐसे में नियति इस गोल्डन चांस को हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। एक तो ऐसे ही वंश पर उसकी पहले ही नजर थी, हालांकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि वंश अब मैरिड है, पर नियति के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। उसने अकेले होने का फायदा उठाते हुए जैसे ही वंश का हाथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, वंश जानबूझकर उसके दूर वाली सीट पर बैठ जाता है। उसे तो नियति की हरकतों, उसकी इंटेंशंस के बारे में पहले ही पता चल गया था। वंश दूर बैठकर एक फाइल रीड करने लगा। वहीं नियति मन महसूस कर रह गई, क्योंकि वंश ने उसके इस मूव को बुरी तरह फेल जो कर दिया था। फाइल रीड करते हुए वंश ने एक नजर अपनी सर्द आंखों से नियति को देखा जो उसे ही देख रही थी। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस कपाड़िया, आप मुझे क्या देख रही हैं? अगर देखना ही है तो अपनी फाइल को देखिए, क्योंकि हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स फाइल पर है, ना कि मेरे फेस पर। उद्धरण चिन्ह। नियति वंश की तरफ देखते हुए बोली, ये शो। फिर वह अपने मन में बोली, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वंश, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तो हर हाल में मैं पाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। ऐसे ही कॉलेज के टाइम से ही तुमसे प्यार करती नहीं आई हूँ मैं। तुम्हें क्या लगा था उस दो कौड़ी की लड़की की तुम्हारी लाइफ में आ जाने से मैं अपनी कोशिशें करना बंद कर दूंगी? कभी नहीं। नियति कपाड़िया ने कभी हारना सीखा ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह फाइल रीड करने लगी। 10 मिनट बाद आदित्य भी वहाँ पर आ गया और इम्पोर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो गए। कुछ 2 घंटे बाद ये डिस्कशंस कंप्लीट हो गई। उसके बाद आज के शेड्यूल में बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स हुई। सारी मीटिंग्स अटेंड करते हुए शाम के लगभग 6 बजे दोनों फ्री हुए। आदित्य को पता थी कि दीक्षा आज वंश के अपार्टमेंट में अपनी दी के साथ है, इसलिए ऑफिस से जाते वक्त दोनों साथ में वंश के अपार्टमेंट के लिए निकल गए। आधे घंटे बाद दोनों वहां पहुंच गए। वंश ने डोर बेल बजाया तो सुमित्रा आंटी ने दरवाजा खोला। वंश ने आते ही सुमित्रा आंटी से कृतिका के बारे में पूछा तो आंटी ने बताया कि दीक्षा और कृतिका दोनों बेडरूम में हैं। वंश और आदित्य दोनों बेडरूम की तरफ चले गए। सामने का नजारा देखकर दोनों देखते ही रह गए। CH-153 ड्रामा क्वीन। आदित्य को पता थी कि दीक्षा आज वंश के अपार्टमेंट में अपनी दी के साथ है, इसलिए ऑफिस से जाते वक्त दोनों साथ में वंश के अपार्टमेंट के लिए निकल गए। आधे घंटे बाद दोनों वहां पहुंच गए। वंश ने डोर बेल बजाया तो सुमित्रा आंटी ने दरवाजा खोला। वंश ने आते ही सुमित्रा आंटी से कृतिका के बारे में पूछा तो आंटी ने बताया कि दीक्षा और कृतिका दोनों बेडरूम में हैं। वंश और आदित्य दोनों बेडरूम की तरफ चले गए। सामने का नजारा देखकर दोनों देखते ही रह गए। अब आगे दोनों ने पहले बेड की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ। दोनों के फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई, क्योंकि बेड पर दीक्षा और कृतिका एक दूसरे को हक किए हुए सो रही थी। दोनों के चेहरे पर इस वक्त ऐसी मासूमियत झलक रही थी कि दोनों के पतियों को बस यही मन कर रहा था कि वे अपनी अपनी वाइफी को चूम लें। दीक्षा अपनी दी के सीने से लगी किसी क्यूट सी व्हाइट खरगोश की तरह नजर आ रही थी। वही कृतिका भी सोते हुए काफी मासूम लग रही थी। कृतिका ठंड की वजह से नींद में ही सिकुड़ने लगी, तो वंश उसके पास आकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस ये दोनों तो सो गई हैं, क्या मैं इन्हें जगा दूं? आदित्य ने न में इशारा करते हुए कहा, रहने दो, थोड़ी देर और सोने दो इन्हें, अगर फिर भी न उठे तो जगा देना। वंश ने हाँ में सिर हिलाया और उसने सुमित्रा आंटी से कहकर 2 कप ब्लैक कॉफी बनाने का ऑर्डर दे दिया। दोनों सामने सोफे पर बैठ गई। दोनों की निगाहें ही बार बार अपनी सोती हुई बीवी पर जा रही थी। उनकी मासूमियत देखकर दोनों मुश्किल से उनके करीब जाने से खुद को कंट्रोल कर पा रहे थे। उन्हें प्यार से निहारते निहारते दोनों की निगाहें आपस में टकरा गईं। आदित्य ने अपना गला साफ करते हुए माहौल को थोड़ा कम ऑकवर्ड करने की कोशिश की।
वह वंश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी और कृतिका की लव लाइफ कैसी चल रही है? इज ऑल सॉर्टेड? नियति कपाड़िया की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आदित्य के इस सवाल पर वंश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा, क्योंकि ऐसा कम ही होता था जब आदित्य किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछे। पर वंश जानता था कि भले ही उसके बॉस जताते नहीं थे, पर उन्हें सबकी फिक्र थी, वंश की भी। वंश सोती हुई कृतिका को देखते हुए बोला, हम अब सब ठीक है बॉस। आदित्य जो अपने फोन पर कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स चेक करने में लगा था, उसने वंश की तरफ एक नजर उठाकर देखा तो पाया कि वह कृतिका की तरफ बड़े प्यार से देख रहा था। ये देखकर आदित्य के फेस पर भी एक स्माइल आ गई, क्योंकि वह भी तो चाहता था कि वंश की लाइफ बिल्कुल उसकी लाइफ की तरह ही खुशियों और प्यार से भर जाए। थोड़ी ही देर में सुमित्रा आंटी दोनों की ब्लैक कॉफी लेकर कमरे में आ जाती हैं। अपनी अपनी कॉफी पीते हुए दोनों अपने बिजनेस डिस्कशंस में लग जाते हैं। क्योंकि थे तो दोनों ही वर्कोहॉलिक, इसलिए उन्हें हर वक्त अपना काम ही सबसे पहले नजर आता था। दोनों डिस्कशंस में लगे हुए थे कि तभी कृतिका ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिए और सामने की तरफ ध्यान से देखने लगी। उसका सिर हल्का हल्का घूम रहा था और विजन भी थोड़ा धुंधला सा था। वह दीक्षा के गालों को थपथपाते हुए बोली, प्रिंसेस। अपनी दी की आवाज सुनकर दीक्षा भी नींद में भरी हुई आवाज के साथ बोली, दी क्या कर रही है? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। आपको पता है ना, आदि और जीजू के आने से पहले हमें अपना नशा उतारना है। उद्धरण चिन्ह। वंश और आदित्य, जिनका पूरा ध्यान अपने बिजनेस डिस्कशंस पर था, दीक्षा की बातें सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर आदित्य दीक्षा की तरफ अपनी छोटी हो चुकी आंखों से घूरने लगा। कृतिका सामने की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में जोर डालते हुए बोली, प्रिंसेस, मुझे लगता है कि वाइन का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, तभी तो सामने सोफे पर तुम्हारे जीजू और आदित्य नजर आ रहे हैं मुझे। कृतिका की बातें सुनकर तो जैसे वंश के कान खड़े हो गए। वह भी आंखें छोटी करके अपनी बीवी को घूरने लगा। दीक्षा सामने की तरफ देखते हुए बोली, अरे हाँ दी, जीजू और आदि सिर्फ आपको नहीं बल्कि मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। दी, इसका मतलब ये है कि हम दोनों अपने अपने पतियों से बहुत प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, पर कैसे प्रिंसेस? दीक्षा अपना लॉजिक लगाते हुए बोली, दी आपने तो सुना ही होगा ना, जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं वो हमें हमेशा अपने आसपास ही दिखाई देते हैं। आदित्य अपनी वाइफी की बेतुकी लॉजिक को सुनते हुए अपनी सर्द आंखों से उसे देख रहा था। कृतिका और दीक्षा दोनों बेड पर से उठ गए थे। दोनों ने थोड़ी देर पहले वाइन पी थी। ये सब खुरापात दीक्षा का था। कृतिका ने उसे मना भी किया था कि क्या ऐसे छिप छिप कर वाइन पीना सही रहेगा, पर दीक्षा तो थी ही एक नंबर की शैतान और ड्रामा क्वीन। उसने अपनी दी को अपनी बातों से मना ही लिया। उसने कृतिका को समझाया कि उनके आते तक तो उनका नशा उतर भी चुका होगा, पर अब आदित्य और वंश को अपनी अपनी बीवियों की खुरापात के बारे में पता चल चुका था। दीक्षा अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, दी, आदि और जीजू हम दोनों को इस तरह घूरते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कृतिका सामने की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए अपने कंधे उचका देती है, तो दीक्षा सामने की तरफ देखते हुए बोली, दी देखा आपने, आदि अभी भी मुझे कैसे घूर रहे हैं, जबकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ मेरे ख्यालों में ही है। और आप कहती हैं कि मैं बहुत शैतान हूँ, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। दी, आपको पता नहीं है आदि के साथ रहना कितना मुश्किल है। उन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। आदित्य तो दीक्षा को देखकर ऐसे घूर रहा था जैसे कह रहा हो, घर चलो, पहले तुम्हारा नशा उतारता हूँ, फिर बताता हूँ मेरे साथ रहना कितना मुश्किल है और कितना आसान। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, पर दी, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं और मैं भी उनसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। दीक्षा ने ये किसी छोटी बच्ची की तरह हाथ फैला कर कहा। कृतिका सामने की तरफ देखते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस, वंश मुझ पर हमेशा प्यार बरसाते हैं? अरे एक नंबर के खड़ूस आदमी है वो। अगर मैंने उन्हें उकसाया नहीं होता तो वो जिंदगी भर मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं करते। दोनों अपने अपने पतियों की तारीफ करने में लगी हुई थी, इस बात से बेखबर कि दोनों अपनी छोटी आंखों से दोनों को ही घूर रहे हैं। कृतिका सामने की तरफ देखते हुए बोली, दीक्षा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ वंश सच में बैठे हुए हैं। ये बोलते हुए वह सोफे की तरफ बढ़ गई और वंश के पास जाकर जैसे ही उसने उसके चेहरे को छुआ, वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृतिका का तो सारा नशा जैसे एक झटके में ही उतर गया। उसके ब्लर विजन भी क्लियर हो गए।
उसने सामने देखा कि वंश अपनी खतरनाक आंखों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर कृतिका का तो गला ही सूख गया। दीक्षा सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोली, दी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं कि सामने जीता जागता भूत देख लिया हो। ये बोलते हुए वह आदित्य के पास पहुंचकर जैसे ही उसके चेहरे को छूती है, उसका भी नशा एक पल में गायब हो जाता है। एक जोर की चीख उसके मुंह से निकल जाती है। सभी जोर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सुमित्रा आंटी भी कमरे में ये देखने आ जाती है कि आखिर हुआ क्या। आदित्य दीक्षा की तरफ घूरते हुए बोला, आंटी आप जाए, यहाँ पर सब ठीक है और जो ठीक नहीं भी है उसे भी मैं अभी ठीक कर दूंगा। सुमित्रा आंटी हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। दीक्षा की तो जान ही सूख चुकी थी। सामने आदित्य को देखकर वह हकलाते हुए अपने गले को तर करके बोली, आदि आप यहाँ। आदित्य अपने हाथ फोल्ड किए हुए अपनी शैतान वाइफी को घूरते हुए बोला, उतर गया नशा या अभी भी कुछ बाकी है। दीक्षा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आदित्य को देखने की। वह आदित्य से नजरें चुराते हुए वहां जाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं आती हूँ वॉशरूम से। कोट ये बोलते हुए वह वहां से जाने की कोशिश में थी, पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपने बगल में बिठा लिया। दीक्षा चाहकर भी वहां से उठ नहीं सकती थी क्योंकि आदित्य ने उसका हाथ कसकर थामा हुआ था। वह अपनी सर्द आंखों से दीक्षा को घूरने लगा। दीक्षा आदित्य की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करके अपनी नजरें झुकाते हुए आदित्य को चोर निगाहों से देख रही थी। ऐसा करते हुए वह इतनी क्यूट नजर आ रही थी कि आदित्य उसके गालों को काटना चाहता था, पर उसने अपने चेहरे पर सीरियसनेस बनाए रखा। कृतिका को अपनी प्रेजेंस के लिए बुरा लग रहा था। वह सोच रही थी कि दीक्षा तो अभी बच्ची जैसी है, मगर वह तो बड़ी है, उसे रोकना चाहिए था। आदित्य उसकी तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, क्या हो रहा था यहाँ। वंश भी कृतिका को अपनी सर्द निगाहों से ऐसे देख रहा था जैसे पूछ रहा हो, मेरी एब्सेंस में तुम यहाँ बैठकर वाइन पी रही थी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपने मासूमियत को हथियार बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, ज्यादा नहीं, बस 2 पैग। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, मैंने वो नहीं पूछा कि कितनी पी रखी है, तुम यहाँ पर वाइन पीने आई थी, हम। आदित्य के इस तरह कहने से दीक्षा सहम गई और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। कृतिका आदित्य से माफी मांगते हुए बोली, आदित्य प्लीज आप हम दोनों को माफ कर दीजिए, गलती मेरी है, मुझे दीक्षा को रोकना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। आदित्य कृतिका की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है कृतिका, मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही शैतानी करने लगी है आजकल। ये बोलते हुए वह दीक्षा की तरफ देखने लगा। दीक्षा की आंखों में इस वक्त आंसू बहने लगे थे। आदित्य को लगा नहीं था कि उसके जरा से गुस्सा करने पर दीक्षा का ये हाल हो जाएगा और वह रोने लगेगी। वह जैसे ही दीक्षा के आंसू पोंछने के लिए उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है, दीक्षा रोते हुए सोफे पर से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और खुद को बंद करके अंदर रोने लगी। आदित्य तो दीक्षा को देखता ही रह गया। वंश और कृतिका भी आदित्य को देखने लगे। फिर उस तरफ जिस तरफ अभी दीक्षा गई थी, आदित्य वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वंश और कृतिका भी उस तरफ चले गए। आदित्य वॉशरूम की डोर को नॉक करते हुए बोला, दीक्षा क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। पर दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। कृतिका को दीक्षा की फिक्र हो रही थी। वह वंश की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देख रही थी। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, कृतिका तुम दोनों को क्या जरूरत थी ये सब करने की। अब देखो बॉस, दीक्षा से नाराज हो गए हैं और दीक्षा ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, वंश मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अगर पहले पता होता तो मैं प्रिंसेस को रोक लेती। पर आदित्य दीक्षा पर इतने खफा क्यों हो रहे हैं, हमने तो बस जरा सी वाइन ही तो पी थी। कोट। कृतिका की इस बात पर वंश उसे घूरते हुए बोला, जरा सी वाइन, हम। तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। वंश की सर्द निगाहें पाकर कृतिका उससे नजरें चुराने लगी और मन ही मन वंश को कोसते हुए बोली, मुझे बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद ने कभी वाइन को हाथ ही नहीं लगाया हो। अरे मैंने जरा सा पी ली तो क्या गुनाह कर दिया। उद्धरण चिन्ह। CH-154 I desperately want to taste you। कृतिका की इस बात पर वंश उसे घूरते हुए बोला, जरा सी वाइन, हम। तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। वंश की सर्द निगाहें पाकर कृतिका उससे नजरें चुराने लगी और मन ही मन वंश को कोसते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद ने कभी वाइन को हाथ ही नहीं लगाया हो। अरे मैंने जरा सा पी ली तो क्या गुनाह कर दिया। कोट।
आप आगे। आदित्य बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोला, दीक्षा तुम दरवाजा खोल रही हो या नहीं? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आदित्य की बातें सुनकर कृतिका और वंश एक दूसरे को देखने लगे। तभी वॉशरूम से दीक्षा के कराहने की आवाज आई, जिसे सुनकर आदित्य तो जैसे घबरा ही गया। वह एक बार फिर बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी दीक्षा दरवाजा खोलती है और अपने कमर को सहला रही होती है। उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू होते हैं। आदित्य तुरंत अंदर जाता है और दीक्षा के हाथों को और पूरी बॉडी को चेक करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें कहीं लगी तो? तुम ठीक तो हो ना? वह दीक्षा के हर जगह को चेक करने लगा। दीक्षा, वंश और कृतिका तो एकटक आदित्य को ही देख रहे थे। ये वही इंसान था जो थोड़ी देर पहले दीक्षा पर गुस्सा करने में लगा था और अभी वह उसकी इतनी फिक्र कर रहा था। आदित्य का अपने लिए फिक्र देखकर दीक्षा के फेस पर एक चमक आ गई, पर उसने अपने चेहरे से यह जाहिर होने नहीं दिया। आदित्य उसे हक कर लेता है और दीक्षा की कमर पर हाथ भी, जिससे उसे दर्द होता है और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। वह दीक्षा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ? दीक्षा अपने कमर की तरफ इशारे करते हुए बोली, मैं वॉशरूम में फिसलकर गिर गई थी और मुझे चोट लग गई। मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर उसने कहा। आदित्य उसकी तरफ फिक्र भरे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें शैतानी करने के लिए किसने कहा था? मेरी बातें तो तुम्हें सुननी नहीं होती है। अब लगवा ली ना चोट, कितनी बार? उसने इतना ही कहा था कि दीक्षा अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाकर अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे डांट रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य आंखें बंद करके खुद को शांत करता है। अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करके दीक्षा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, डांट नहीं रहा हूँ तुम्हें, बस समझा रहा हूँ ताकि अगली बार तुम ऐसी कोई भी उटपटांग हरकतें ना करो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा बच्चों जैसी शक्ल बनाकर अपनी मासूम आवाज में बोली, मैंने बस जरा सी वाइन पी थी। आदित्य उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, शश, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे अपनी चोट दिखाओ। दीक्षा आदित्य की तरफ टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। आदित्य ने वंश को इशारा किया। वंश कृतिका को लेकर बेडरूम से बाहर चला गया। दोनों लिविंग एरिया की तरफ चले गए। आदित्य ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और ड्रॉअर से एक स्प्रे लेकर आ गया। दीक्षा को बेड पर आराम से बिठाकर उसके ड्रेस की जिप खोलकर उसे उसकी बॉडी से अलग कर देता है। दीक्षा इस वक्त अपने अंडरगारमेंट्स में थी और उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। आदित्य का पूरा ध्यान इस वक्त उसकी कमर पर था। वह अपने हाथ उसकी कमर के पास ले जाकर चोट वाले जगह को छूकर देखने लगा। चोट लगने की वजह से वहां रेडनेस आ चुकी थी और वह जगह सूज भी चुका था। आदित्य समझ गया कि दीक्षा को इस वक्त दर्द हो रहा होगा। आदित्य के चोट वाले जगह को छूने से दीक्षा को जलन होने लगी। उसके मुंह से एक तेज आह निकली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने अपनी वाइफी के चेहरे की तरफ देखा तो उसमें उसे दर्द की लकीरें दिखाई देने लगी। आदित्य उसके गालों को सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, अभी तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। कोट। वह स्प्रे लेकर दीक्षा की कमर पर अच्छे से स्प्रे कर देता है। इसके इस्तेमाल से दीक्षा को पहले जलन हुई, फिर धीरे धीरे राहत मिलने लगी। अपने दर्द की वजह से दीक्षा का ध्यान अपने ऊपर से हट चुका था कि इस वक्त उसने क्या पहना हुआ है। आदित्य की निगाहें दीक्षा पर पड़ी। दीक्षा ने जब आदित्य की तरफ देखा और उसकी निगाहों का पीछा किया तो वह अपने सीने को छिपाने लगी और आदित्य की तरफ घूरते हुए बोली, आपको मुझे इस तरह देखते हुए शर्म नहीं आती? ये बोलते हुए वह खुद को आदित्य के सीने में छिपा लेती है। आदित्य उसे अपनी दोनों बाहों में समेटकर एक स्माइल लेकर उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अपनी ही बीवी को देखने में कैसी शर्म वाइफी, और इस वक्त तुम इतनी हॉट लग रही होगी। उसने इतना ही कहा था कि दीक्षा उसे चुप कराते हुए बोली, हो गया आपका, अब बस कीजिए और मुझे परेशान करना बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसकी पीठ को सहलाते हुए एक बार फिर उसके सिर को चूम लेता है। फिर वह दीक्षा को उसकी ड्रेस पहना देता है। वह दीक्षा के गालों को सहलाते हुए बोला, वाइफी अब दर्द कैसा है? कोट। दीक्षा को स्प्रे से बहुत राहत मिल चुकी थी। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहा, अब दर्द ठीक हो चुका है। कोट। बाहर लिविंग एरिया में वंश और कृतिका सोफे पर बैठे हुए थे। कृतिका अपनी खतरनाक आंखों से वंश को ही घूर रही थी। कृतिका को अपनी तरफ यूं देखता देख वंश उसकी तरफ अपनी हाथ फोल्ड किए हुए पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्या घूर रही हो?
कोट। कृतिका वंश की तरफ घूरते हुए ही बोली, आदित्य की तरह मुझे डांटने के बारे में आप सोचना भी मत। क्या गलती की मैंने जरा सी वाइन पीकर। ये बोलकर वह किसी छोटे बच्चे की तरह वंश को घूरने लगी। वंश को कृतिका की बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी और इस वक्त उस पर प्यार भी बहुत आ रहा था। वंश अपनी इंटेंस आंखों से कृतिका की तरफ देखते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। कृतिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वंश अभी हम अपने रूम में नहीं हैं। वंश कृतिका की बातों को इग्नोर करते हुए उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा और बोला, तो कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। वंश उसके होठों पर उंगली चलाते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता वाइफी? कृतिका सोफे पर पीछे सरकते हुए बोली, क्योंकि दीक्षा, आदित्य, सुमित्रा आंटी सभी घर पर मौजूद हैं और मुझे उन सबके सामने एम्बेरस नहीं होना। वंश कृतिका को अपने बाहों में लॉक करते हुए कृतिका के होठों के बेहद करीब आकर बोला, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे देखते हुए बोली, देखिए वंश, आप टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वंश कृतिका के होठों को आहिस्ते से चूमकर उसे सीधा बैठा देता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, वाइफी मैं तो बस ये बोल रहा था कि अगर तुम्हें वाइन पीनी ही थी तो मुझे भी बता देती, हम साथ में एंजॉय करते, पर अब तो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, पर अब तो क्या वंश? वंश कृतिका के चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए अपने होठों को कृतिका के कान के पास ले जाकर सेडक्टिव टोन में बोला, अब तो मुझे तुम्हारा ही नशा करने पड़ेगा वाइफी। आई डेस्परेटली वॉन्ट टू टेस्ट यू। ये बोलते हुए वह कृतिका की यलों को काट लेता है। वंश की बातें और उसकी इन हरकतों से कृतिका सिहर उठी। वह खुद को नॉर्मल करते हुए तुरंत सोफे पर से उठ जाती है और वहाँ से भागने को हुई ही थी कि वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वाइफी तुम तो अभी से मुझसे दूर भाग रही हो। कृतिका शर्माते हुए बोली, वंश प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे आप सबके लिए डिनर भी प्रिपेयर करना है। उद्धरण चिन्ह। वंश उसे टीज करते हुए बोला, और तुम्हारे हस्बैंड का क्या, जो डिनर में तुम्हें खाना चाहता है? हम। कृतिका ने एक झटके में वंश से अपने हाथ छुड़वा लिए और किचन की तरफ भागने लगी। वंश कृतिका की इस हरकत पर स्माइल करता है। कृतिका किचन में आकर डिनर प्रिपेयर करने में सुमित्रा आंटी की हेल्प करने लगी। आदित्य दीक्षा को लेकर लिविंग एरिया में सोफे पर आ गया, जहां वंश बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। दीक्षा वहीं आदित्य के बगल में बैठकर अपने फोन पर गेम खेलने लगी। आदित्य वंश की तरफ देखते हुए बोला, वंश अब हम दोनों निकलते हैं। वंश आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस प्लीज आप दोनों डिनर करके ही जाएं। कृतिका आपके लिए डिनर प्रिपेयर करने में लगी है। वंश की बात सुनकर आदित्य ने आहिस्ते से हम में सिर हिलाया और एक नजर दीक्षा की तरफ देखा, जो किसी छोटी बच्ची की तरह फोन में लगी हुई गेम खेल रही थी। वंश ने भी एक नजर दीक्षा को देखा। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि दीक्षा ने आज एक क्यूट सी फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वह पहले से ही काफी प्यारी लग रही थी और अब गेम खेलते हुए तो बिल्कुल किसी छोटी बच्ची लग रही थी। वंश मन ही मन बोला, दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हैं, प्यारी सी और शैतान भी। कोट। आदित्य दीक्षा को छोटी आंखों से घूरते हुए अपने मन में बोला, ये लड़की हमेशा फोन में ही घुसी रहती है, पता नहीं पढ़ाई कब करती है। वह दीक्षा के हाथों से फोन छीन लेता है। दीक्षा अपनी कमर पर हाथ रखकर आदित्य को गुस्से से घूरते हुए बोली, आदि ये क्या हरकतें हैं, मुझे मेरा फोन वापस कीजिए। उद्धरण चिन्ह। वहाँ बैठा वंश आदित्य और दीक्षा को ही देखने लगा। आदित्य न में सिर हिलाते हुए बोला, ये फोन तुम्हें नहीं मिलने वाली। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह शक्ल बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि मेरा फोन वापस कीजिए। पर आदित्य की सर्द निगाहें देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वह फोन वापस करने के मूड में है, इसलिए दीक्षा किसी छोटे प्यारे से बच्चे की तरह शक्ल बनाकर वंश के पास गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, जीजू प्लीज आप अपने बॉस से कहिए ना कि मेरा फोन वापस कर दें। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की बातें सुनकर वंश कभी आदित्य को देखता है तो कभी दीक्षा को। दीक्षा ने आज उससे पहली बार कुछ रिक्वेस्ट किया था और वह इतनी मासूम लग रही थी कि वंश चाहकर भी उसे मना नहीं कर पा रहा था। वही वंश अपने बॉस को भी अच्छी तरह जानता था। आदित्य दीक्षा की तरफ अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए बोला, दीक्षा तुम मेरे ही एम्प्लॉय को मेरे खिलाफ कर रही हो। दीक्षा मुंह लटकाते हुए बोली, वो सिर्फ आपके एम्प्लॉय नहीं मेरे जीजू भी हैं, इसलिए वो मेरी बात मानेंगे, समझ गया। ये बोलकर दीक्षा ने अपनी कमर पर हाथ रख दिया। वंश तो दीक्षा की तरफ ही देख रहा था,
जो उसके डेविल जैसे बॉस को आंखें दिखा रही थी। आदित्य अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए दीक्षा की तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, और वो ऐसा क्यों करेगा? दीक्षा कुछ सोचने लगी, और ऐसा करते हुए वह बहुत क्यूट भी लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद दीक्षा बोली, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा क्यूट हूँ, इसलिए जीजू पहले मेरी बात मानेंगे। दीक्षा ने यह अपनी कमर पर हाथ रखकर आदित्य की तरफ घूरते हुए कहा। दीक्षा की बातें सुनकर वंश की एकदम से हंसी छूट जाती है, पर जब उसे अपने ऊपर आदित्य की सर्द निगाहें महसूस होती है, उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी बॉस। दीक्षा अपने जीजू की साइड लेते हुए बोली, जीजू आपको अपने खड़ूस बॉस से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा को घूरते हुए बोला, दीक्षा तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे असिस्टेंट को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? और तुम्हें ये फोन अभी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, इसलिए वंश को मेरे खिलाफ हथियार बनाना बंद करो और किचन में जाकर खाना बनाने में कृतिका की हेल्प करो। कोट। वंश दीक्षा का साइड लेते हुए बोला, बॉस रहने दीजिए ना, कृतिका और सुमित्रा आंटी दोनों किचन संभाल लेंगी, दीक्षा को रेस्ट करने दीजिए। वंश की बातें सुनकर दीक्षा का चेहरा खिल उठा। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, जीजू एक आप ही है जिसे मेरी फिक्र है। कोट। आदित्य वंश की तरफ देखते हुए बोला, वंश दीक्षा की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत आराम कर चुकी है। जब ये ज्यादा आराम करने लगती है तो इसके माइंड में बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं मुझे तंग करने के। आदित्य ने ये दीक्षा को ताना मारते हुए कहा। दीक्षा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी ड्रामा क्वीन वाले मोड में आते हुए बोली, जीजू देखा आपने, अब आपके बॉस मुझसे प्यार ही नहीं करते, अब तो इन्हें मेरी फिक्र भी नहीं होती। ये बोलते हुए वह ड्रामा करते हुए वहाँ से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी। आदित्य उसे घूरता रह जाता है। वह खुद से बोला, एक नंबर की बदमाश हो गई है ये लड़की। ये बोलते हुए वह अपना सिर हिलाने लगा। वहीं वंश आदित्य की नजरों से बचते हुए आदित्य को देखकर स्माइल कर रहा था। CH-155 वंश और कृतिका का रोमांस। दीक्षा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी ड्रामा क्वीन वाले मोड में आते हुए बोली, जीजू देखा आपने, अब आपके बॉस मुझसे प्यार ही नहीं करते, अब तो इन्हें मेरी फिक्र भी नहीं होती। ये बोलते हुए वह ड्रामा करते हुए वहाँ से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी। आदित्य उसे घूरता रह जाता है। वह खुद से बोला, एक नंबर की बदमाश हो गई है ये लड़की। ये बोलते हुए वह अपना सिर हिलाने लगा। वही वंश आदित्य की नजरों से बचते हुए आदित्य को देखकर स्माइल कर रहा था। अब आगे। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं। कृतिका सबके लिए डिनर सर्व करती है, फिर अपनी चेयर पर बैठकर अपने लिए भी सर्व करती है। सभी डिनर करने लगे। दीक्षा की तो खाना देखते ही भूख अपने आप बढ़ जाया करती थी, तो वह आज भी पीछे कैसे रह सकती थी। वह आज भी जल्दी जल्दी खा रही थी। आदित्य ये देखकर उसे टोकते हुए बोला, दीक्षा क्या कर रही हो, आराम से खाओ, प्लेट कहीं भाग नहीं रहा। पर दीक्षा पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ, वह अपना खाना जारी रखती है। तभी उसे हिचकी आ गई। आदित्य उसे पानी पिलाते हुए उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, वाइफी कहा था ना आराम से खाओ। दीक्षा आदित्य की तरफ देखकर मासूम सी शक्ल बना देती है। थोड़ी ही देर बाद वे सब डिनर फिनिश कर लेते हैं। आदित्य कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, खाना बहुत टेस्टी बना था। इससे पहले कि कृतिका कुछ कहती, दीक्षा अपनी दी की तारीफों के पुल बांधते हुए बोली, मेरी दी के हाथों में तो पहले से ही जादू है, इसलिए खाना तो टेस्टी बनेगा ही। कोट। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा बहुत जादू तुम भी अपनी हाथों में ले आओ हम। दीक्षा आदित्य की तरफ घूरते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी पता तो तब चलेगा ना जब मैं तुम्हारे हाथों का बना खाऊंगा। कोट। दीक्षा मुंह फुलाते हुए बोली, मैं समझ गई, आपको यही लगता है ना कि आपकी बीवी खाना नहीं बना सकती। मुंह फुलाते हुए दीक्षा बेहद ही क्यूट लग रही थी। वंश दीक्षा को मनाते हुए बोला, दीक्षा तुमसे किसने कहा कि तुम अच्छा खाना नहीं बना सकती हम? दीक्षा आदित्य को अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोली, आपके बगल में खड़े इंसान को नहीं लगता कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ? ये बोलते हुए वह दोबारा अपना मुंह फुला लेती है। आदित्य अपनी बीवी की इस हरकत पर स्माइल करते हुए बोला, वंश अब हमें निकलना चाहिए। वंश यस बॉस कहता है। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा चलो। पर दीक्षा आदित्य को इग्नोर करते हुए अकेले ही कार की तरफ चली गई। आदित्य,
वंश और कृतिका दीक्षा को चुपचाप वहां से जाते हुए देखते रह गए। आदित्य ना में सिर हिलाते हुए अपने कार की तरफ जाने लगा। वंश और कृतिका भी उन्हें बाय करने के लिए नीचे आ गए। कृतिका दीक्षा के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, प्रिंसेस अपना ख्याल रखना और आदित्य को ज्यादा परेशान मत करना। दीक्षा अपने फुले हुए गाल के साथ ही बोली, दी मैं किसी को परेशान नहीं करती। कोट। दीक्षा की इस बात पर कृतिका उसके गालों को पींच करते हुए बोली, हाँ प्रिंसेस, मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करती। दीक्षा बैक सीट पर बैठ जाती है। आदित्य अपनी बीवी की हरकत पर मन ही मन स्माइल करता है और कार के दूसरे डोर से अंदर आकर दीक्षा के बगल में बैठ गया। दीक्षा आदित्य से नाराज थी, इसलिए वह उसे इग्नोर करने में लगी थी और आदित्य से काफी दूर भी बैठी थी। आदित्य एक नज़र दीक्षा की तरफ देखता है, फिर बोला, वाइफी तुम्हें पता है ना, जब तुम गुस्से से मुंह फुलाती हो तो और भी क्यूट लगती हो, और उस वक्त मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा दूसरी तरफ ही अपना मुंह फेरे हुए खुद से बोली, बढ़िया प्यार लुटाने वाले। दीक्षा आदित्य का कोई जवाब नहीं देती और विंडो के बाहर झांकने लगी। आदित्य एक नज़र दीक्षा को देखकर उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करके अपनी गोद में बिठा लेता है। दीक्षा आदित्य से छूटने के लिए छटपटाती है, पर आदित्य को इस बात का पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने पहले ही उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। थोड़ी देर के स्ट्रगल के बाद दीक्षा गिव अप कर देती है और आदित्य से छूटने की कोशिश नहीं करती। आदित्य दीक्षा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके लटके हुए चेहरे को अपनी तरफ करने लगा। दीक्षा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। आदित्य दीक्षा के गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, आई नो वाइफी। दीक्षा आदित्य की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, आपको तो यही लगता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती, जाए मैं आपसे बात नहीं करती। दीक्षा के ऐसा कहने पर आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ गई और वह दीक्षा के गुलाबी होठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोला, वाइफी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आप सबके सामने मुझे ताने मार रहे थे। सब समझती हूँ मैं, मुझे बेवकूफ़ और छोटी सी बच्ची समझने की भूल मत कीजिएगा। आदित्य उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना शैतानी और खुरापाती दिमाग है कि मैं चाह कर भी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बोल सकता मेरी जान। कोट। दीक्षा आदित्य के सीने पर मारते हुए बोली, आदि आप फिर से मुझे ताने मार रहे हैं। ये बोलते हुए वह खुद को आदित्य के सीने में छिपा लेती है। आदित्य अपने फेस पर एक स्माइल लेकर दीक्षा को अपनी बाहों में कस लेता है। खाने के बाद दीक्षा की पलकें भारी हो जाती है और 5 मिनट के अंदर ही वह आदित्य के सीने से लिपटकर चैन की नींद में सो जाती है। आदित्य और दीक्षा के जाने के बाद कृतिका एक नज़र घूरकर वंश को देखती है और उसे रुके बिना ही अपने अपार्टमेंट के अंदर की तरफ जाने लगी। वंश तो अपनी वाइफी को देखता ही रह जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वह उसके साथ ठीक से बात कर रही थी, फिर ये अचानक उसे क्या हुआ। कृतिका वंश को इग्नोर करते हुए बेडरूम में चली जाती है। वंश भी अपार्टमेंट के अंदर आकर अपने बेडरूम में आ गया। कृतिका उस वक्त वॉशरूम में थी। थोड़ी देर बाद वह कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। उसने आज ऑफ वाइट कलर की सैटिन की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वह बेड पर वंश से मुंह फेर कर बैठ गई। वंश उसके पास आते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम अभी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया जो इस तरह बिहेव कर रही हो। वंश सुबह की बातें तो बिल्कुल ही भूल चुका था। कृतिका वंश की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या आपको सच में याद नहीं कि मैं आपसे नाराज क्यों हूँ। वंश आहिस्ते से हाँ में सिर हिला देता है, जिससे कृतिका का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह वंश की तरफ घूरते हुए बोली, गलती मेरी ही है जो आपसे अपने प्यार का इजहार किया, इसलिए तो अपनी बीवी के साथ इतनी रोमांटिक नाइट बिताने के बावजूद आप उसे छोड़कर सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गए। ये बोलते हुए कृतिका बेड से उठकर जाने लगी। कृतिका की नाराजगी भरी बातें सुनकर वंश को समझ आ गया कि कृतिका उससे किस बात पर नाराज है, और वंश को कृतिका की नाराजगी दूर करना भी अच्छे से आता था। कृतिका जैसे ही बेड से जाने को हुई, वंश ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कृतिका एक नज़र घूरकर वंश को देखते हुए बोली, अब क्या है, छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। पर वंश बिल्कुल ना में सिर हिलाने लगा और कृतिका को अपनी तरफ खींच लेता है। वह कृतिका के होठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोला, वाइफी मुझे पता है तुम सुबह वाली बात को लेकर नाराज हो, बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी ये नाराजगी अभी कुछ ही देर में गायब कर दूंगा। कोट। पर कृतिका अभी भी वंश से मुंह फेरे हुए थी। वंश अपने फेस पर एक शरारती स्माइल लिए कृतिका को एक नज़र देखता है।
फिर उसके करीब जाकर उसे पीछे से हग करते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर उसके ईयरलोब पर किस कर लेता है। वह आहिस्ते आहिस्ते से कृतिका के पेट को सहलाने लगा। तभी अचानक से उसने अपना हाथ कृतिका की नाइटी के अंदर डाल दिया। कृतिका, जो अब तक वंश से नाराज बैठी हुई थी, वह वंश की इन हरकतों से सहने लगी। वंश कृतिका की बॉडी पर हाथ चला रहा था। कृतिका उसे रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, चलिए अपना हाथ बाहर निकालिए। उद्धरण चिन्ह। पर वंश भी आज कृतिका को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वह कृतिका की पेट को हल्के से दबाते हुए ना में सिर हिला देता है। वंश की इस हरकत से कृतिका की एक आह निकल जाती है। वह अपने होठों को कृतिका के कान के पास ले जाते हुए अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, वाइफी, मैंने कहा था ना कि शाम को घर आकर मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह कृतिका की ईयरलोब को लिक करने लगा। उसकी इस सेड्यूसिंग हरकत से कृतिका सहने लगी। उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। उसके ईयरलोब को लिक करते हुए वंश उसे अपने दोनों दांतों से दबाते हुए हल्का सा काट लेता है। वह कृतिका के नेक की तरफ झुककर अपने होंठ उसकी नेक पर रखकर उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा। फिर धीरे से कृतिका के नाइट ड्रेस को कंधे से सरकाते उसे भी चूम लेता है। वह कृतिका की नेक को पीछे से थामकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगा। किस करते हुए वह कृतिका के ऊपर बिल्कुल ही झुक गया था। कृतिका बेड पर पूरी तरह लेट चुकी थी। बढ़ते वक्त के साथ वंश की किस और भी डीप और पैशनेट होती गई। वह कृतिका को इस तरह से किस कर रहा था जैसे आज खा ही जाने वाला है। वह कृतिका के कभी अपर लिप्स को सक करता तो कभी उसके लोअर लिप्स को। ऐसा करते हुए वंश के हाथ कृतिका की पूरी बॉडी पर चल रहे थे और वह ही भरने पर मजबूर थी। वह उसके होठों को चूमते हुए काटने भी लगा। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए वह एक बार फिर कृतिका की पूरी नेक को चूमने लगा। थोड़ी ही देर में वह कृतिका की नाइट गाउन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और एक बार फिर उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा। इस मधोशी भरी हालत में धीरे धीरे वह अपने और कृतिका के बाकी के कपड़े भी रिमूव कर देता है। कृतिका को पूरी शिद्दत के साथ चूमते हुए और प्यार करते हुए दोनों एक बार फिर एक हो जाते हैं। वंश कृतिका के होठों को बहुत प्यार से चूम रहा था और कृतिका भी उसका पूरा साथ निभा रही थी। कृतिका को यूं ही घंटों तक प्यार करने के बाद वंश उससे अलग हुआ। उस दिन की तरह आज भी उसने उसे पूरी तरह से थका दिया था, जिसका पता कृतिका की थकावट से भरे चेहरे से ही पता चल रहा था। उसने कृतिका से अलग होकर उसे अपनी बाहों में समेटकर खुद से चिपका लिया। ज्यादा थकावट होने की वजह से कृतिका को जल्दी ही नींद आ गई। थोड़ी ही देर में कृतिका की गहरी सांसों की आवाज आने लगी। वंश समझ गया कि उसकी वाइफी सो चुकी है। वह कृतिका की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है। कृतिका के सिर को प्यार से सहलाते हुए वह एक बार उसके पूरे चेहरे को किस करने लगा और ऐसा करते हुए वह कृतिका के चेहरे को गीला भी कर देता है। फिर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करके उसे खुद से चिपकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब 156 ग्रैंड वेडिंग। कृतिका के सिर को प्यार से सहलाते हुए वह एक बार उसके पूरे चेहरे को किस करने लगा और ऐसा करते हुए वह कृतिका के चेहरे को गीला भी कर देता है। फिर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करके उसे खुद से चिपकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब आगे। अगली सुबह वंश की नींद कृतिका से पहले खुली। आंखें खुलती ही उसकी निगाहें कृतिका के गुलाब के फ्रेश फूल की तरह खिली हुई चेहरे पर पड़ी, जिसमें आज एक अलग ही नूर नजर आ रहा था। उसे देखकर वंश को कृतिका पर और प्यार आ रहा था, पर उसने इस वक्त खुद को रोक लिया क्योंकि उसकी वाइफी उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी और आज विहान और ईशा का बिग डे भी था। ऐसे में अगर वह उसकी वजह से शादी अटेंड नहीं कर पाती तो वंश का खून भी जाती। ये सोचकर और कृतिका के सोते हुए चांद से चेहरे को देखकर वंश के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने झुककर कृतिका के होठों पर आहिस्ते से किस किया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए बैग के सामने रखा हुआ एक वाइट टॉवेल पहनकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से आकर जिम के लिए चला गया। 1 घंटे बाद जब वह जिम की रूटीन पूरी करते हुए वापस अपने बैग पर आया तब भी कृतिका सो ही रही थी। दरअसल ये कृतिका की गलती नहीं थी, वो वंश ही था जिसने कृतिका को रात भर तंग करते हुए सोने नहीं दिया था। बेचारी कृतिका अपनी रात की नींद ही पूरी कर रही थी। वंश की थी शर्ट पसीने की वजह से गीली हो गई थी, इसलिए उसने उसे उतार कर साइड में रख दिया। एक्सरसाइज की वजह से उसकी मसल्स टोन अप हो गई थी और वह और हॉट नजर आ रहा था। वह कृतिका के गालों पर उंगली चलाते हुए उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोला, वाइफी अब उठ भी जाओ और कितनी देर सोने का इरादा है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह।
वंश की बातें सुनकर कृतिका नींद में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है और वंश की तरफ एक नज़र घूरते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आपने रात को सोने दिया हो। कृतिका की इस शिकायत पर वंश स्माइल करने लगा। उसकी ये स्माइल देखकर कृतिका चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। रात भर परेशान किया मुझे। आपकी अपनी बीवी की जरा भी परवाह नहीं है ना। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है मुझे। राक्षस कहीं के, आप सच में मेरे करीब आते ही बीस्ट बन जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका का कहना बिल्कुल सही था। कल रात वंश कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। बेचारी कृतिका की तो हालत ही खराब हो गई थी। आज पूरी बॉडी में बहुत जोर से पेन हो रहा था। वंश उसके करीब आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी तुम टेंशन मत लो। अगर दर्द मैंने दिया है तो मैं अभी उसे ठीक कर देता हूँ। ये बोलते हुए वह ब्लैंकेट रिमूव कर कृतिका को हल्के हाथों से मसाज देने लगा। मल्होत्रा हाउस। दीक्षा आदित्य से चिपक कर सो रही थी। आदित्य की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी, पर दीक्षा उसे इतने कसकर पकड़ कर सो रही थी कि आदित्य उससे अलग कर ही नहीं पा रहा था। वह जैसे ही दीक्षा को थोड़ा साइड करने की कोशिश करता, दीक्षा नींद में कसमसाते हुए और जोर से आदित्य को पकड़ लेती थी। दीक्षा की इस हरकत पर आदित्य खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पा रहा था। वह दीक्षा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी अब बस भी करो, चलो उठ जाओ। कोट। दीक्षा आदित्य के सीने में सिर छिपाए हुए ही बोली, आदि प्लीज ना थोड़ी देर और सोने दीजिए। कॉलेज रेगुलर करने पर मुझे वैसे भी रोज जल्दी उठना ही पड़ेगा, इसलिए कम से कम अभी तो चैन की नींद सोने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हम ठीक है। तुम थोड़ी देर और सो सकती हो, पर कम से कम मुझे तो उठने दो। तुम कब से मुझे उठने ही नहीं दे रही हो। दीक्षा आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आदि आप रोज तो जल्दी उठते हैं, एक दिन लेट से उठेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और मुझे आपकी बाहों में ही चैन की नींद आती है, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकती। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए दीक्षा आदित्य के कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर उसके सीने पर अपना सिर रखकर फिर से सोने लगी। आदित्य अपनी आंखें छोटी करके एक नज़र घूरकर दीक्षा को देखता है, फिर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, ये लड़की दिन ब दिन और बदमाश होती जा रही है। ये बोलते हुए वह दीक्षा को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आज दोपहर को विहान और ईशा की शादी होने वाली थी, इसलिए सब आज अपने स्कूल और कॉलेज अटेंड करके जल्दी ही घर आने वाले थे। सभी ब्रेकफास्ट के बाद अपने अपने काम के लिए निकल गए। ईशा आज बहुत खुश भी थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने बेडरूम के ड्रेसिंग मिरर के पास बैठी हुई थी। उसने अपना सिर झटका और अपनी आंखें बंद करके विहान को याद किया। उसने उससे कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। बस यही सोचकर ईशा एक चैन की सांस लेती है। वह एक बार अपने पूरे कमरे को देखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये कमरा अब खाली हो जाने वाला था, क्योंकि आज वह हमेशा हमेशा के लिए किसी और की होने वाली थी, जिससे वह खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी। ईशा अपने रूम के हर एक जगह को छूकर फील करने लगी। उसे आज इस बात का गम भी था कि अब उसे अपनी दादी से दूर रहना पड़ेगा, पर विहान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का एक्साइटमेंट भी था। कुल मिलाकर ईशा के जहन में एक मिक्स फीलिंग थी। वही चेतना के रूम में चेतना और शैली दोनों माँ बेटी बैठकर कुछ सोचने में बिजी थी। शैली अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम प्लीज कुछ कीजिए, हमारा सारा प्लेन फ्लॉप हो गया और आज तो विहान और ईशा दी की वेडिंग डे भी आ पहुंची। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, वरना हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और वहां उन दोनों की शादी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। चेतना शैली की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विहान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए तुम चिंता मत करो, उसकी शादी तुमसे ही होगी। कोट। शैली अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम सिर्फ कहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, और इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा कि किसी को हम पर शक न हो, वरना हम ऐसे ही रोड पर आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। चेतना शैली को चुप कराते हुए बोली, शैली बेटा अगर तुम अपनी जबान चलाती रही तो मैं सोच कैसे पाऊंगी। बस थोड़ी देर तक तुम चुप रहो और मुझे कुछ ऐसा सोचने दो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। शैली ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों के शैतानी दिमाग में कुछ चलने लगा। थोड़ी देर बाद चेतना की आंखों में एक अलग ही चमक झलक रही थी।
जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में वो आइडिया आ गया। वह शैली की तरफ देखते हुए अपनी शातिर बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए अपना प्लान बता देती है, जिसे सुनकर शैली के फेस पर एक शैतानी चमक आ जाती है। वह अपनी मम्मा की तारीफ करते हुए बोली, मॉम, मानना पड़ेगा आपके शातिर दिमाग को। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखकर डेविल स्माइल करने लगी। दोपहर का वक्त मुंबई के जिस खूबसूरत 7 स्टार होटल में विहान और ईशा की ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी, उसे पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये होटल स्पेशली दोनों की शादी के लिए ही बुक किया गया था। बिल्कुल एक रॉयल वाइब आ रही थी वेडिंग वेन्यू से। थोड़ी ही देर में उस होटल में लग्जरी कारों का आना स्टार्ट हो गया। इस शादी में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होने वाले थे। थोड़ी ही देर में सारे लोग वहां पहुंच गए। कृतिका, दीक्षा, नित्या तीनों ईशा के कमरे की तरफ चले गए, जहां उसे ब्यूटिशियंस रेडी कर रही थी। उसने अपना ड्रीमी वेडिंग लहंगा पहन लिया था, बस मेकअप बाकी था जो कि हो ही गया था। मेकअप कंप्लीट होने के बाद ब्यूटिशियंस ने ईशा के सिर पर दुपट्टा डाल दिया। जब उसने सामने सबकी तरफ देखा तो सबकी तो सांसें ही थम गई। सबको अपनी तरफ यूं देखता देख ईशा थोड़ी परेशान होकर बोली, क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ठीक तो लग रही हूं ना? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ईशा के पास आते हुए उसके दोनों कंधे को पकड़कर बोली, ईशा दी, हम सब बता नहीं सकते कि आप कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप सच में विहान भाई तो आपको देखकर पागल ही हो जाने वाले हैं। दीक्षा की तारीफ सुनकर ईशा के गाल गुलाबी होने लगे। वह ब्लश करने लगी थी। उसे यूं ब्लश करता देख कृतिका उसे टीस करते हुए बोली, अरे ईशा, जरा देखो तो तुम्हारे गाल कैसे गुलाबी हो रहे हैं। तुम्हें इस तरह देखकर विहान को तो फर्स्ट नाइट तक भी वेट नहीं हो पाएगा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की टीजिंग बातें सुनकर ईशा और भी ज्यादा शर्माने लगी। ईशा कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी ना कृतिका, कुछ भी बोलती हो। कृतिका ईशा की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोली, ईशा, मैं सच कह रही हूँ। अगर यकीन न हो तो तुम विहान से ही पूछ लो। उस कमरे से एक जोरदार हंसी की आवाज गूंज जाती है। तभी उस रूम का दरवाजा नॉक होता है। दीक्षा दरवाजा खोलती है तो सामने नंदिनी जी, शीतल जी और आदित्य होते हैं। तीनों अंदर आ जाते हैं। नंदिनी जी आज अपनी प्यारी पोती को दुल्हन के रूप में देखकर इमोशनल हो जाती हैं। ईशा की आंखें भी नम हो जाती हैं। दीक्षा ईशा को संभालते हुए बोली, नहीं दी, आज आपका बिग डे है। आप ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ईशा के पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, दीक्षा सही कह रही है ईशा, तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, और इस खुशी के मौके पर आंसू बहाना ठीक नहीं है। ईशा आदित्य को हक कर लेती है। आदित्य उसे हक करते हुए आहिस्ते से उसके सिर को चूम लेता है, फिर उसे खुद से अलग करता है। नंदिनी जी और शीतल जी भी बारी बारी से ईशा की बलाएं लेती हैं। आदित्य भी आज ईशा और विहान की शादी को लेकर बहुत खुश था। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होने लगा। दीक्षा और कृतिका दरवाजे के पास गई तो ये विहान था जो दूल्हे के जोड़े में बेहद ही हैंडसम लग रहा था। वह ईशा की एक झलक पाने आया था, पर उसकी ये ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि पहरेदार यानी कृतिका और दीक्षा पहले ही दरवाजे पर खड़े थे। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा भाभी, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं अपनी ईशा को एक नज़र देखना चाहता हूँ। कोट। दीक्षा विहान की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे कैसे विहान भाई, हम आपको दी से इतनी आसानी से मिलने कैसे दे दें, इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। विहान तो जल्द से जल्द ईशा को देखना चाहता था, इसलिए वह दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आपको आपकी फीस मिल जाएगी, पर प्लीज मुझे एक झलक अपनी होने वाली बीवी को देख तो लेने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। पर दीक्षा और कृतिका थी कि विहान को परेशान करने में लगी हुई थी। ईशा विहान को खुद से मिलने के लिए, उसे एक नज़र देखने के लिए स्ट्रगल करता देख मन ही मन स्माइल कर रही थी। सबने विहान को ज्यादा परेशान नहीं किया। नंदिनी जी कृतिका और दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आने दो उसे। कोट। दीक्षा और कृतिका ने स्माइल करते हुए विहान का रास्ता छोड़ दिया। सभी कमरे से बाहर जाने लगे। विहान रूम का दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास आया, ईशान और मोहित उसे चिढ़ाते हुए बोले, विहान भाई, ईशादी पर अभी के अभी अपना सारा प्यार मत उड़ेल देना। सुहाग रात के लिए भी बचा कर रखना।